बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। तो बच्चों, पाठ के नाम से ही स्पष्ट होता है कि जैव प्रक्रम क्या है। जीवों का जो जीने का जो क्रम है उसी को ही हम जैव प्रक्रम कहा जाता है, अजैव प्रक्रम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन जीव कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है, कैसे करता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम प्रश्न क्रमांक 1 की चर्चा करते हैं कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो बच्चों, आपको बिल्कुल रटना नहीं, समझना है, समझने की कोशिश करना है। तो कोई भी सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे उसकी पहचान करेंगे कि यह सजीव है। तो उसकी पहचान करने के लिए कुछ नहीं बच्चों, सर्वप्रथम देखेंगे कि वो गति कर रहा है कि नहीं। यदि वो गति करता है तो समझ लेना कि वो सजीव है। वृद्धि कर रहा है, समझ लेना कि सजीव है। श्वसन कर रहा है, मतलब सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, समझ लेना कि यह सजीव है। पोषण कर रहा है, भोजन कर रहा है। उत्तेजनशीलता, उत्तेजित हो रहा है, क्रोध, हंसी, रोना, ये उत्तेजित होना है। मृत्यु आदि चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि यह वस्तु सजीव है। अगला प्रश्न उपयोग किया जाता है, वे कौन कौन सी कच्ची सामग्री हैं जिनका उपयोग जीव द्वारा किया जाता है। भोजन, जो जीव है वो भोजन करेगा। ऑक्सीजन, जो जीव है उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो जीवित नहीं रह सकता। जल, यदि वो जीव है तो उसको जल की आवश्यकता होगी। और एक है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चीज़ों की जीव को आवश्यकता होती है जिन्हें हम कच्ची सामग्री कहते हैं। तो इन कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं जीव। भोजन, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। समझना है, बिल्कुल भी रटना नहीं। प्रश्न क्रमांक 3, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण। 3 स्टार लगा हुआ है, आप देखते ही समझ चुके होंगे कि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें सभी को याद करना है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से प्रश्न मोस्ट हैं परीक्षा की दृष्टि से, कौन से प्रश्न मोस्ट नहीं हैं। तो हम उनको भी साथ साथ में आपको बताते चलेंगे। जो भी छात्र यदि कमज़ोर है तो उन प्रश्नों को करता चले, उसके 100% प्रश्न आने की संभावना रहेगी। प्रश्न क्रमांक 3, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है यह बताना है। तो स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण में चलते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। विषमपोषी पोषण ऐसे जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें यह पोषण पाया जाता है। हरे पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और विषमपोषी पोषण में यह पोषण सभी जंतुओं, कवक आदि में पाया जाता है। कवक का मतलब होता है फफूंदी। पॉइंट नंबर 3, इस पोषण में जीव अकार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और इसमें भी देख लेते हैं, विषमपोषी पोषण में, इस पोषण में जीव कार्बन पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। स्वयंपोषी में अकार्बनिक के रूप में पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और विषमपोषी पोषण में कार्बन पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। स्वयंपोषी पोषण ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है।
तो बच्चों आपको ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल रटना नहीं, समझना है। प्रश्न क्रमांक अगला यानी कि 4, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब ये बताना है हमें कि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है के लिए कच्ची जो सामग्री है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड। जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हमने हेडिंग बनाई है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे वातावरण से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। रंध्रों क्या होता है बच्चों, जो पत्ती होती है, जैसे कि इस प्रकार से पत्ती होती हैं पेड़ पौधों की, इनमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती है। इसके बाद है बच्चों जल। पौधे जल मृदा से जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। जो पौधे होते हैं वो जो जल है वो मृदा से जड़ों के द्वारा जल को क्या करते हैं, खींचते हैं। अवशोषित करने का मतलब खींचना। इसके बाद है अगला पॉइंट सूर्य का प्रकाश। पौधे सूर्य, जो पौधे हैं वो प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल की उपलब्धता में, यदि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें हरी जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल की उपलब्धता में जो प्रकाश है वो सूर्य से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। अम्ल कोई भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो जो अम्ल है ये हमारे आमाशय में अम्ल की जो क्या भूमिका है, क्या कार्य है, ये क्या करता है। तो उत्तर है बच्चों इसका, हमारे आमाशय में अम्ल निम्न भूमिका निभाता है, निम्न कार्य करता है। कहने का मतलब तात्पर्य यह है, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन में जितने भी जीवाणु अपन खा जाते हैं, भोजन के साथ में चले जाते हैं या भोजन में ही पनप आते हैं, तो उन जीवाणुओं को क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। यह अधपचे भोजन को सड़ने से बचाता है। जो भोजन अपना कुपची हो जाती, कुपची बोलते हैं अपन इसे, पेट में दर्द होने लगता है, कच्ची डकारें, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, उसे कहते हैं अधपचे भोजन को क्या करता है, ये सड़ने से बचाता है। यह वसा के इमल्सीकरण मिश्रण में भी सहायक होता है। जो वसा का जो इमल्सीकरण होता है, मिश्रण होता है, उसमें भी सहायक होता है। वसा का तात्पर्य है जैसे कि घी, तेल वगैरह जो चिकनी चीज़ें होती हैं वो वसा के अंतर्गत आती हैं। यह आमाशय में अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया के लिए आवश्यक है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है जो आमतौर पर ज़्यादातर दूध को पचाने के काम में आता है। तो ये भी कहीं न कहीं हमारे आमाशय में भोजन को पचाने के लिए कार्यरत है। तो हमारे आमाशय में जो अम्ल की जो भूमिका है वो इन बिंदुओं के अंतर्गत तो है ही, इनके अलावा अन्य बिंदुओं के अंतर्गत भी कार्यरत है। प्रश्न क्रमांक 6, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। उत्तर है इसका, पाचक एंजाइम जटिल अणुओं को छोटे तथा सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। जो पाचक जो एंजाइम होते हैं
जटिल अणुओं को, जो जटिल अणु होते हैं, कठोर अणु होते हैं, उनको सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब छोटे छोटे सरल तोड़ देते हैं जिससे छोटी आंतों द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सकें। और जिन्हें छोटी आंतों के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। अतः यह हमारी पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं, सरल बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक जो 7 है, हम अगली वीडियो में इसका एनालिसिस करेंगे, आगे बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो हमारे भी कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए हम छोटे छोटे भागों में आपको कंप्लीट कोर्स कराएंगे, ये हमारा वादा है।